हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 14 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका स्टोन एज और सैंतो सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और अभी हम वैदिक काल देख रहे थे, तो वैदिक काल से संबंधित ये आपका चौथा वीडियो है और आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो पिछली जितनी भी वीडियो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। आप जाके वहाँ से सारे क्वेश्चंस देख लेना, और जितना भी मैंने बताया है एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट या केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में आपको उसका लाभ निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। ए ऑप्शन आपका धार्मिक, बी ऑप्शन है राजनीतिक, सी ऑप्शन आपका सामाजिक परिवेश का, और डी ऑप्शन जो है आपका दार्शनिक विवेचन का। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी, दार्शनिक विवेचन का। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये जो उपनिषद होते थे ये आपके वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो होता था वो उपनिषद है, इसलिए इसे इन उपनिषदों को वेदांत भी कहते थे। तो कभी मतलब कंफ्यूज मत करना अगर उपनिषद या वेदांत में अंतर पूछे, तो ये उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य विषय था वो आत्मविद्या था। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या था तो आत्मविद्या था। और इनकी जो रचना हुई थी वो आपकी गंगा घाटी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गंगा घाटी में, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि मुक्तिकोपनिषद में कितने उपनिषदों का वर्णन मिलता है तो वो आपका 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और अगर मान लो ये पूछ देता है कि शंकराचार्य ने अपने जो भाष्य लिखा है उन्होंने कितने उपनिषदों पे भाष्य लिखा है तो उन्होंने 10 उपनिषद पे भाष्य लिखा है ये शंकराचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी। ए ऑप्शन आपका दर्शन, बी ऑप्शन आपका कर्मकांड, सी ऑप्शन आपका भक्ति, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा दर्शन। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और है, मैं बता दूं। अगर मान लो एग्जाम में आपका पूछ देता है कि तत्त्वम असि महावाक्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि तुम वही ब्रह्म हो का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपका मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और अगर मान लो पूछ देता है कि अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही ब्रह्म हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका जो वर्णन मिलता है वो आपका मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान में सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका भगवत गीता, बी ऑप्शन आपका भगवत, सी ऑप्शन आपका उपनिषद, और डी ऑप्शन जो है आपका ब्रह्म सूत्र। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, भगवत गीता, सॉरी भगवत। और प्रस्थान त्रयी में जो 3 शामिल है आपका उसमें है भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। और इसमें ये जो आपका भगवत गीता है इसको स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं, स्मृति प्रस्थान। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्मृति प्रस्थान किसे कहते हैं तो वो आपके इस भगवत गीता को कहता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या है? बी, भगवत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ए ऑप्शन आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन आपका रामायण, और डी ऑप्शन आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इसमें मैं बता दूं तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका राज्याभिषेक के नियम और राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन भी मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें इंद्र महाभिषेक यज्ञ का भी विस्तृत वर्णन मिलता है और राजसूय यज्ञ और सोम यज्ञ का भी वर्णन मिलता है।
तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इंद्र महाभिषेक का विस्तृत वर्णन आप या फिर उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन है 8 राजा को लेकर, बी ऑप्शन है 10 राजा को लेकर, सी ऑप्शन है आपका 12 राजा को लेकर, और डी ऑप्शन है आपका 15 राजा को लेकर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, 12 राजा को लेकर। अब ये बता दूं कि ये रत्नी क्या थे, तो जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था। ठीक है, और ये जो इनके मतलब ये जो 12 इन जो अधिकारियों की संख्या बताई है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल के ये जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे उनकी संख्या 12 बताई गई है। कहाँ पे बताई गई है? तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ए ऑप्शन आपका शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, और डी ऑप्शन है अथर्ववेद, और सॉरी सी ऑप्शन आपका अथर्ववेद, और डी ऑप्शन जो है आपका जाबाल उपनिषद। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपका होगा ए शतपथ ब्राह्मण। अभी बताया ना, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में इनका रत्नी का उल्लेख मिलता है, कितना मिलता है? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? ए ऑप्शन आपका गेहूं, बी ऑप्शन आपका जौ, सी ऑप्शन आपका चावल, और डी ऑप्शन है चना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा जौ। इसको यव भी कहते हैं, अगर यव देगा तो कंफ्यूज मत करना। और ये जो जौ था ये ऋग्वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न था। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करूँ तो उत्तर वैदिक काल में आपका गेहूं और चावल था। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये जो गेहूं था इसको शाली एवं गोधूम भी कहते थे। तो अगर एग्जाम में नाम पूछ देगा तो कंफ्यूज मत करना, ये गेहूं के नाम थे। और ये जो चावल था इसको ब्रीही एवं तंदुल भी कहते थे। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि ब्रीही क्या था तो ये आपका चावल था, या फिर तंदुल क्या था तो ये भी आपका चावल ही था। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना, जो बता रही हूँ आप सुन के लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है आपका गेहूं, सी ऑप्शन है आपका चावल, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो अभी आपको बता ही दिया है कि ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे, तो ये आपका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो ये भी बता दिया मैंने आपको। ए ऑप्शन है गेहूं चावल, बी ऑप्शन है जौ और गेहूं, सी ऑप्शन है आपका मक्का और अरहर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। गेहूं को क्या बताया अभी? शाली, और गोधूम और चावल को आपका ब्रीही और तंदुल। नाम नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? ए ऑप्शन आपका मैक्स मूलर ने बोला है मध्य एशिया, बी ऑप्शन एसी दास ने बोला है सप्त सिंधु, और सी ऑप्शन आपका बेनफे ने बोला है कृष्ण सागर, और डी ऑप्शन पी गाइस ने बोला है आर्कटिक क्षेत्र। जो तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये डी होगा, पी गाइस का। ठीक है, इसका ये जो स्टेटमेंट आर्कटिक क्षेत्र वाला था वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, तिलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन आपका डेविड फ्राले, बी ऑप्शन है बीजी तिलक, सी ऑप्शन है केदारनाथ शास्त्री, और डी ऑप्शन है बेनी प्रसाद। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो ए ऑप्शन आपका छांदोग्य, बी ऑप्शन है मांडुक्य,
सी ऑप्शन है आपका मुंडक और डी ऑप्शन है बृहदारण्यक। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में कौन सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करता था। ए ऑप्शन है आपका वरुण एवं मित्र, बी ऑप्शन है इंद्र एवं वरुण, सी ऑप्शन है आपका इंद्र एवं मित्र और डी ऑप्शन आपका इंद्र एवं पुसन। तो इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताया है। इसका सही आंसर है वरुण, वहाँ से जाके आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। ए ऑप्शन आपका वैदिक काल, बी ऑप्शन है मौर्य काल, सी ऑप्शन आपका गुप्त काल और डी ऑप्शन है संगम काल। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काफ़ी कुछ वहाँ बताया मैंने इसके बारे में। इसका सही आंसर होगा ए वैदिक काल। फिर से बता देती हूँ, निष्क क्या है आपका, तो ये गले का आभूषण होता था और बाद में उत्तर वैदिक काल में ये सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा था। और इसका सिक्के के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ये ध्यान रखना, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। ब्रीही का मैंने आपको भी बताया, ब्रीही का चावल, निष्क का आपका आभूषण और कौलाल का कुम्हार, ऋत्विज का पुरोहित। तो 1 का 4 और 2 का 3, आपका ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा मैं उसको बताने का कोशिश करूँगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूँ। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।